CCI versus Steel Authority of India Limited. The third case of chapter first is Mahindra Electric Mobility Limited versus Competition Commission of India. And this case is decided by Honorable High Court, Delhi High Court. In this case also there were 6 issues, and those 6 issues are very important with respect to the procedure and power of the CCI. And the case started with the controversy related to car manufacturing companies. As we all know, जैसा कि हम जानते हैं कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, दे प्रोवाइड अस दिस गुड्स दैट इज़ कार, एंड उसके बाद में कार को परचेज के बाद में भी उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, जो कि एक तो रेगुलर सर्विस होती है जो आप करवाते हो पहली 2 महीने, फिर 4 महीने या 1 साल बाद में, और दूसरी रिपेयर सर्विस। तो ये जो सर्विसेज हैं जो आफ्टर सेल ऑफ कार जो कस्टमर्स अवेलेबल करता है या अवेल करता है, ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज इस तरह से अटैच कर दी जाती हैं कि जब आप कार परचेज करते हो तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती हैं कि जो परचेजर है इज बाउंड टू अवेल इवन द सर्विसेज। अदरवाइज ये दोनों अलग अलग सेक्टर हैं। कार सेलिंग एक अलग सेक्टर होगा, एक अलग मार्केट हो गया, रिलेवेंट मार्केट जहाँ पे प्रोडक्ट आपका है कार, और आफ्टर सेल सर्विस एक अलग मार्केट हो गया। अब ये जो आफ्टर सेल कार सर्विसेज हैं, इसमें आपका रेगुलर कार सर्विसेज एंड रिपेयर सर्विसेज 2 तरह की सर्विस आती हैं, और ये कार कंपनीज जो है वो अपने अथोराइज जो डीलर्स हैं उनके थ्रू भी ये सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, या आप बाहर भी बिना अथोराइज जो होते हैं, जो इंडिपेंडेंट रिपेयरर होते हैं, इंडिपेंडेंट कार सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वहाँ से भी आप ये सर्विस अवेल कर सकते हो। And if you get your car repaired, or if you get your car get serviced from these independent car repairer और car service provider, वहाँ पे आपको सस्ती भी पड़ती है। सो कार सर्विसेज जो हैं कंपनीज जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग जो कार सेल करती हैं, उन्हीं की ग्रुप कंपनीज होती हैं, और वो सर्विसेज में भी अपना दबदबा बनाने के लिए क्या करती हैं कि वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जब कार की सेल होती है उसी समय इस तरह की कंडीशन कर देती हैं कि अगर आपने कार अनऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से करवाते हो जो कि हमारी कंपनी से अथराइज नहीं है, तो हम जो है आपकी कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, आपको कार सर्विस रिपेयर करवानी है या आपको कार की जो है रेगुलर सर्विस लेनी है, तो उसमें जो रिपेयर में भी जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो स्पेयर पार्ट्स आपको ओरिजिनल इक्विपमेंट ही चाहिए, आपको जेन्युइन स्पेयर पार्ट चाहिए। बट दीज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे रिलेक्टेंट टू सप्लाई दोज जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स इनटू द ओपन मार्केट। एंड फियर ये होता है कि अगर हम कार सर्विसेज के स्पेयर पार्ट्स भी अगर मार्केट में अवेलेबल करवा देंगे, तो जो इंडिपेंडेंट कार सर्विस प्रोवाइडर हैं दे विल कम्पीट विद अस, एंड वो इफेक्टिवली compete भी कर देते हैं। एंड सो what was the practice? The practice was कि कार मैन्युफैक्चरर during the sale of the car, in the terms and condition there are some clauses that if the purchaser get its car repair, अगर वो अपनी कार कहीं और से रिपेयर करवाता है तो उसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हर बार वो इस तरह से एक स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं, बैटरी का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो गया, ताकि जो मार्केट में और जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो उनके कार के अंदर फिट ना हो सके, और जो इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं दे आर नॉट, दे विल बी अनेबल टू प्रोवाइड द कार सर्विसेज। अनदर थिंग कि वो अपने जो जेन्युइन पार्ट्स हैं, बिकॉज ये कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही ओईएम होती हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, लेकिन वहाँ पे भी ये सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं ताकि इंडिपेंडेंट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं
उनके पास जेन्युइन स्पेयर पार्ट ना जाएँ, अदरवाइज़ उनके पास जाएँगे तो वो फिर सर्विसेज़ अच्छी तरह से प्रोवाइड करेंगे और उनकी जो ऑथराइज़्ड कार कंपनीज़ हैं, जो ऑथराइज़्ड सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत होगी। तो शमशेर कटारिया नाम का ये व्यक्ति जो है, he found this type of the practices and Shamsher Kataria when saw this, he found that car selling is one market where the enterprises are manufacturing and selling the car, and after sale services is the another market. But these car companies in wanted to enter even into the after sale services, and for that they are making many agreement and many practices that are in violation of section 3 and section 4 of the competition act 2002. And so on this he filed the information before the CCI. Now the case you have in your case material, the second para of the case is about the facts of the case. From second para you will find that how this whole controversy arises and what happened, and it is clearly written here in the para number second, but I am making it short. That after analyzing this problem, Samsher Kataria has filed the information before the Competition Commission of India under section 191A, and the CCI took the cognizance. After taking the cognizance, the CCI what will do? The CCI has to form a prima facie opinion. But before that, earlier he Shamsher Kataria filed the information against only 3 कंपनी, और ये देखो सेकंड पैरा में ये 3 कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं: होंडा सीएल कार इंडिया, फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड फिएट इंडिया ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ओनली इन 3 कार कंपनीज के अगेंस्ट ही वो इंफॉर्मेशन देता है। आफ्टर दैट ही फाउंड कि बहुत सारी और कार कंपनियां भी हैं जिनमें सेम बिहेवियर हैं, और सारी कार कंपनियां इस तरह से करती हैं ताकि कार कंपनी जो हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, दे कैन इफेक्टिवली compete इन द आफ्टर सेल सर्विस मार्केट आल्सो। एंड इस इफेक्टिव कंपटीशन के लिए वो बहुत सारे अनहेल्दी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखना कि उनकी, अगर आपने अथोराइज डीलर से कार सर्विस नहीं करवाई तो कार की वारंटी ख़त्म हो जाएगी। आफ्टर सेल जब कार को सेल भी किया जाता है, रीसेल किया जाता है, तो उस समय भी उस कार के ज़्यादा प्राइस देते हैं जो कार जो है उन्हीं के यहाँ अथोराइज सर्विस स्टेशन से रिपेयर हुई है। जेन्युइन स्पेयर पार्ट को जो है इंडिपेंडेंट सप्लायर को प्रोवाइड करवाते नहीं हैं। तो इन 3 कार कंपनियों के खिलाफ वो इंफॉर्मेशन देता है। फिर उसके बाद में ही गॉट दैट द सेम प्रैक्टिस इज डन बाय अदर कार कंपनीज आल्सो। ऐसा नहीं कि मार्केट में ये 3 कार कंपनी करते हैं, तो वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी फाइल करता है सीसीआई को। एंड ऑन द 27 जनवरी, द नेक्स्ट पैरा यू विल फाइंड दैट on the 27 January he filed supplementary information against other company: Toyota, Skoda, General Motors, Ford, Nissan Motors, Mercedes Benz, BMW, Audi, etc., because all car companies having this type of the practice. After these information, the CCI has to form the prima facie opinion, and CCI formed the prima facie opinion on 24th February। ये नेक्स्ट लाइन में आपको मिल जाएगा। And after forming prima facie opinion, order of section 26(1) is passed। What is order of section 26(1)? कि अगर सीसीआई को प्रेमा फेसाई ये लगे कि हाँ सेक्शन 3 या सेक्शन 4 या दोनों इन प्रोविजंस का वायोलेशन है, तो वो फर्दर इंक्वायरी के लिए पहले इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, और डायरेक्ट किया डायरेक्टर जनरल को कि यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इन दिस मैटर। Director General started the investigation, and Director General on the 19th April 2011 completed the investigation, but he found that there are some more,
practices, some more car companies are also involved in it. And to putting those car companies also under their investigation, the director general want the permission from the CCI, because सेक्शन 41 में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर जनरल जो है वो असिस्ट करेगा सीसीआई को जब सीसीआई उससे जो है डायरेक्ट करेगी कि उसे असिस्ट करना है। तो डायरेक्टर जनरल ने सीसीआई को अपनी इंक्वायरी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ फैक्ट्स के साथ कहा कि मुझे परमिशन दो, गिव मी द ऑर्डर टू एक्सपेंड माय इंक्वायरी। एंड ऑन द 26 अप्रैल 2011 सीसीआई ने ऑर्डर पास कर दिया फॉर एक्सपेंशन ऑफ द इंक्वायरी, फॉर एक्सपेंडिंग द इंक्वायरी फॉर इन्वॉल्विंग अदर कार कंपनीज आल्सो। एंड इस इंक्वायरी के आधार पे, इस ऑर्डर के आधार पे डायरेक्टर जनरल ने जो है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी जो है उसको भी डायरेक्शन दिया, बिकॉज आपको देखो ऊपर जो कार कंपनी है उसमें कहीं महिंद्रा का नाम है नहीं, ठीक है। तो जब डायरेक्टर जनरल ने कहा कि नहीं महिंद्रा कंपनी है या और भी कई कार कंपनी है वो भी सेम प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हैं, and because they are involving in this type of the practice to compete in the after sale service market, but the director general was not able to do the investigation because as per the section 41 it is written that it cannot expand the it has to the director general has to assist the CCI only when it is directed, and CCI pass the order that you can investigate in this case with Mahindra and Mahindra Electric Company and other car company. On that, on the 4th May 2011, the notice was issued by the Director General for seeking the detailed information with respect to Mahindra and Mahindra. And on this, the Mahindra and Mahindra company, he got aggrieved and उन्होंने जो है वो रिट पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। एंड द मैटर फॉर दिस रिट पिटिशन की मेन मैटर तो यही था कि भाई जो सीसीआई ने ऑर्डर पास कर दिया एक्सपेंशन ऑफ इंक्वायरी, so this order is not allowed under the Competition Act. When the information is given and on that information prima facie opinion has to be taken, डीजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, सो उसके बाद में जो है अदर पार्टी को इन्वॉल्व करने का और यू कैन से कि इन्वेस्टिगेशन को एक्सपेंड करने का राइट नहीं है कंपटीशन एक्ट में। और इस तरह का राइट जो है वो सीसीआई को ओवरबर्डन करता है, और ये जो राइट है ये किसी प्रोविजन के अंदर कंपटीशन एक्ट में नहीं दिया गया है। उसी के साथ में उन्होंने और भी सारे सवाल उठाए कि हाउ द सीसीआई टेक द डिसीजन। सो हमने पीछे भी सेक्शन 22 पढ़ा था कि वो मीटिंग होती हैं एंड थ्रू मीटिंग दे टेक द डिसीजन। मीटिंग में सेक्शन 22 का सबसेक्शन 3 वगैरह उन्होंने उसको भी चैलेंज किया, और सेक्शन 22(3) में ये है कि जो आपका उनका अगर वोटिंग में बराबर बराबर वोट हो जाता है, लाइक द 2 members आर इन फेवर ऑफ द that yes there is violation of section 3 and 2 members are against, so in that situation the chairperson have the casting vote, second vote। और इस तरह की प्रैक्टिस जो होती है वो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेने में होती है, ट्राइब्यूनल और उनकी प्रोसीडिंग में इस तरह की डिसीजन नहीं होती। या अगर हमारे पास 3 जज बेंच है तो तीनों जजों की ओपिनियन का उतना ही वेटेज होता है। या आपने देखा होगा सीआरपीसी में, क्योंकि जजेस की बेंच हमेशा ऑड नंबर से होती है ताकि वो डिवीजन बराबर बराबर डिवीजन ना हो जाए और कन्फ्लिक्ट ना हो। बट कंफर्मेशन ऑफ डेथ केसेस में सीआरपीसी में लिखा हुआ है सेक्शन 366 एंड 367 जब आप पढ़ोगे कि जो है कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट जो कंफर्म करेगा दैट देयर विल बी 2 जजेस। अब ये 2 जजेस में अगर वो बोथ विल डिवाइड देन द मैटर विल बी रेफर्ड टू द थर्ड जज। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जज को कह दे कि वो कास्टिंग वोट होगा उसका डबल वोट होगा।
सो जुडिशियल एरिना में this is not prevalent. This is the antithesis to judicial proceeding. Every person have the same weightage. बट यहाँ पे जो चेयरपर्सन है उसके पास कास्टिंग वोट भी है, उसके पास सेकंड वोट भी है, ठीक है. एंड दिस टाइप ऑफ द प्रैक्टिस इज प्रिवलेंट और एप्लीकेबल ओनली इन द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आल्सो. सो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन उनका ये था. और इन सारे कंटेंशन के साथ में दे हैव फाइल्ड द यू नो writ petition before the Delhi High Court. The Delhi High Court has framed by seeing all the controversies. 6 issues were framed. Now you have directly come to the page number 75. Sorry, para number 75. And in para number 75, you will find these 6 issues. ये देखिए. Can any of you read it? Yes, sir. Here, para number 75. Yes. The court is of the view that the issues involved in these batch of petition are the following. 1. Is the CCI a tribunal exercising judicial function, or is it performing administrative and investigative functions and also adjudicating issues before it? Second, Stop for it. So first issue they frame कि सीसीआई का ट्रू नेचर क्या है. सीसीआई परफॉर्म मैनी फंक्शंस, ठीक है. तो सीसीआई उन फंक्शन के आधार पे क्या हम कह सकते हैं कि सीसीआई एक ट्राइब्यूनल है जो कि प्रीडोमिनेंट फंक्शन उसका जुडिशियल फंक्शन है. बिकॉज जो महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है यहाँ पे, ये जो आपका रिट पिटीशन में जो पिटिशनर है ये कोरिलेट करना चाहता है कि अगर ये ट्राइब्यूनल है तो ये ट्राइब्यूनल के हिसाब से इसका सेक्शन 22 काम नहीं करता है, इसमें सेपरेशन ऑफ पावर भी नहीं है. और ये सारे इश्यूज उन्होंने जब उठाए तो ये कंट्रोवर्सी 6 इश्यूज वर फ्रेम. तो पहला इशू यही है कि इस सीसीआई ट्राइब्यूनल एक्सरसाइजिंग जुडिशियल फंक्शन, और ये एक ऐसी बॉडी है जो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्वेस्टिगेटिंग फंक्शन ही करती है. नाउ ब्रह्मदत्त के केस में ये चीज ओपन थी, डिसाइड नहीं हुआ. ऐसा नहीं कि ब्रह्मदत्त के केस में जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड, इट वाज रिमेन ओपन. बट ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किए और उस एफिडेविट फाइल करने के बाद में एक दूसरा ट्राइब्यूनल बना दिया गया जो कि अपील्स को देखता है, कंपटीशन appellate tribunal नाम दिया. एंड आफ्टर 2017 इट इज appellate tribunal. So that is tribunal. And so by seeing this question, some answer you already have in your mind कि ट्राइब्यूनल तो नहीं है सीसीआई, ठीक है. सेकंड is the CCI unconstitutional in as much as it violates the separation of power principles which underlies the Constitution and is now recognized as a basis or essential feature of Constitution of India? या सेकंड उनका कंटेंशन था द सेम टाइप ऑफ द कंटेंशन दैट ब्रह्मदत्त रेज इन द that 2005 सुप्रीम कोर्ट रिट पिटीशन कि जो हमारा सीसीआई जो है, सीसीआई के अंदर बहुत सारा ये फंक्शन, अगर ये रेगुलेटरी फंक्शन भी कर रहा है और उसके साथ भी ये ट्राइब्यूनल का भी फंक्शन कर रहा है, यानी ये सेकंड इशू फर्स्ट इशू से डिपेंड करता है. फर्स्ट इशू अगर डिसाइड होगा, अगर ट्राइब्यूनल नहीं है तो सेकंड इशू भी फेवर में ही डिसाइड हो जाएगा. तो अगर रेगुलेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी कर रहा है और इन ईसेंस ट्राइब्यूनल भी है, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं कर रहा, जो कि हमारे संविधान का एक बेसिक और जरूरी फीचर है. थर्ड, Is Section 22, subsection 3 unconstitutional for the reasons urged by the petitioner? सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में एज आई सेड, सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 में होता है कि अगर जो पैनल है जो बनता है सीसीआई, उसमें अगर सपोज करो 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर है तब तो
2 into 1 होगा या 1 into 2 होगा, लेकिन अगर बराबर मेंबर हो जाते हैं और डिवीजन हो जाता है बराबर-बराबर, तो उस केस में चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट भी होगा, सेकंड वोट होगा। तो ये जो सेकंड वोट को उन्होंने बताया कि दिस इज एंटीथेसिस टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है क्या? क्या सेक्शन 23, 22 क्लॉज सब 3 जो है वो आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है? फोर्थ, Does the revolving door practice vitiate any provision of the Act or the decisions rendered by the अब ये CCI? रिवॉल्विंग डोर प्रैक्टिस का है जो कॉन्सेप्ट, ये आपको समझने के लिए थोड़ा-सा मैं सेक्शन इसमें डाल देता हूँ। सेक्शन 22 का जो प्रोविज़ो है, सेक्शन 22 के प्रोविज़ो में ये लिखा हुआ है कि जो आपका सी बॉडी होगी सीसीआई, उसके अंदर उसके अंदर अ, जो है क्वोरम कितने लोगों का बनेगा? और वो कहता है कि क्वोरम के लिए जो है, वो आपका मिनिमम नंबर इतने होंगे तो क्वोरम फॉर्म होगी। यानी ज़रूरी नहीं है कि अगर सीसीआई के 5 लोग हैं, 4 मेंबर हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, मैक्सिमम 6 तक करते हैं, या एक उसका जो आपका हो गया चेयरपर्सन, तो इसको ये 5 लोग हैं। तो जब ये 5 लोग बार जब आपकी इंक्वायरी हुई तो ऑल दीज़ 5 लोग विल सिट। जो क्वोरम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो भी एक वैलिड इंक्वायरी हो, और कोर्ट की कहता है कि अगर 13 जज भारती में, तो ऐसा नहीं था कि 2 जज एक सुन लेंगे, 13 के 13 जज जो हैं वो हमेशा हमको उठना पड़ता है। सिमिलरली के अंदर वो प्रोसीडिंग है नहीं, प्रोवाइजो के अंदर जो है, ये देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, प्रोवाइडेड हर बार quorum shall have or needing commission shall be decided by majority present and equally or is the two to both side was chairperson or नहीं। एंड फोर्थ इश्यू है कि जो quorum के लिए जो है केवल 3 ही मेंबर की जरूरत है। So it is not necessary if there are 5 member, all those 5 members has to present, you know, in every meeting. Now it is also possible, सपोज करो 6 मेंबर हैं या 7 मेंबर हैं तो इन टोटलिटी में, कि 3 पहली मीटिंग में हो, फिर 1 चेंज होके 3 सेकंड मीटिंग में हो, फिर 2 चेंज होके 3 थर्ड मीटिंग में हो, और जिन मेंबर्स के सामने आपने आर्ग्यू किया था, फाइनली जब डिसीजन हो तो उस मीटिंग के अंदर जो है वो बंदे हो ही ना। ठीक है? तो इस तरह करके ये जो प्रोविज़न है, जो प्रोवाइज़ो, जो कि ये कंपल्सरी नहीं बनाता कि जो मेंबर्स जिसके बिफ़ोर है, उन सबको ही प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ट्राइब्यूनल या हमारी